दोस्तों, मैं अरुण ओझा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको डॉक्टर शिवानी मातन हिलिया जी का एक छोटा सा परिचय कराता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से संबद्ध कला व संस्कृत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी डॉक्टर शिवानी मातन हिलिया एक संगीतज्ञ, कवियत्री, गीतकार, लेखिका, शोधार्थी, वक्ता, शिक्षिका और संगीत निर्देशक का अद्भुत समन्वय रखती हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती शिवानी जी के माध्यम से प्रतापगढ़ जिले को प्राप्त हो चुका है। वे यश भारती सम्मान प्राप्त प्रतापगढ़ की पहली और अब तक की एकमात्र महिला हैं। साथ ही साथ प्रतापगढ़ जिले में संगीत में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली भी पहली और अब तक एकमात्र व्यक्ति हैं। डॉक्टर शिवानी मातन हिलिया केंद्र सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीनियर व जूनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाली प्रतापगढ़ की पहली और अब तक एकमात्र व्यक्ति हैं। विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से शिवानी जी सभ्य और उत्कृष्ट संगीत को आम आदमी के घर घर तक पहुंचाने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत हैं। इन्होंने प्रतापगढ़ शहर में 80 से अधिक संगीत समारोह, विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन आदि कार्यक्रम आयोजित किए हैं। शिवानी जी ने राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम व लोक संगीत की प्रस्तुति दी है। राष्ट्रीय स्तर की अनेक पत्रिकाओं में आपके संगीत संबंधी आलेख तथा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। संगीत के क्षेत्र में शिवानी जी के उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 25 से भी अधिक सम्मान अब तक प्राप्त हो चुके हैं। जन सामान्य में शिवानी जी की लोकप्रियता को देखते हुए प्रतापगढ़ प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हें मतदाता जागरूकता अभियान का प्रतापगढ़ जिले का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। लगभग 1.5 महीने के अंतराल में शिवानी जी ने स्वतंत्र रूप से 40 से अधिक जनसभाएं करके प्रतापगढ़ के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और लोगों के जीवन में गुणवत्ता परक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिवानी जी ने वर्ष 2018 में अपने दिवंगत पिताजी की स्मृति में जगदीश मातन हिलिया मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया, जिसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने संयुक्त रूप से किया था। 2 प्रदेशों के राज्यपालों को एक साथ मंच पर लाकर डॉक्टर शिवानी मातन हिलिया ने प्रतापगढ़ के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर शिवानी मातन हिलिया जी का एक छोटा सा परिचय। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप उनका ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप उनसे काफी कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। रीजन है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के जो सबसे बड़ा सम्मान होता है यश भारती सम्मान, ये प्रतापगढ़ में केवल एक ही महिला पाई हैं, वो डॉक्टर शिवानी मातन हिलिया जी। आज मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने जन्मदिन के दिन डॉक्टर मैडम का कीमती समय में मुझे मिला। तो इनके बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही काफ़ी कुछ बता दिया है, तो ज़्यादा कुछ ना बताते हुए बस 1-2 चीज़ें मैं बताऊँगा। ये इनकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप कितने भी आप टेंशन में हो, वैसे भी आजकल देखें तो कोरोना महामारी में सारे लोग क्या है टेंशन में ही मतलब जी रहे हैं। लेकिन मैं इतना जल्दी कनेक्ट हो गया, मुझे लगा कि मैं बहुत सारी इंटरव्यू की तैयारियां करनी होती है कि क्या क्वेश्चन मैं पूछूं सामने वाले से। मैं बगैर किसी तैयारी के आया हूँ क्योंकि इतना जल्दी कनेक्ट हो गया था। तो मुझे एक बात ये मैडम से सीखने को मिला था कि हंसते रहो, हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो, लोग आपको देख कर कहें कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्या बात ये क्या बात मैडम से ही मतलब मुझे सीखने को मिला कि मैं ज्यादा कुछ बात न करते हुए, क्योंकि मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो भाई ये इंटरव्यू खराब हो जाएगा। मुझको तो आप लगातार सुनते ही रहते हैं। तो ओवरव्यू मैडम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरुण जी। नमस्कार, मैं शिवानी मातन हिलिया इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को अपना अभिवादन समर्पित कर रही हूँ। मैं अरुण ओझा जी की बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के, आप सबसे बात करने के लिए योग्य समझा, मुझे ये अवसर दिया आप सबसे मैं रूबरू हो सकूँ, अपनी बातों को आप सबके सामने रख सकूँ
मैं आप सबसे आज 5 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगी। सबसे पहले संगीत, जो मेरी सबसे बड़ी पहचान है, सबसे सशक्त पहचान है, जिसके कारण हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। दूसरा कविता, जो मेरे लिए अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। जो कुछ मैं किसी से नहीं कह सकती वो मैं कविता लिखकर कहती हूँ, और जिसकी वजह से, कविता लिखने की वजह से ही मैं अपने मन, मस्तिष्क, भावनाओं और विचारों को संतुलित रख पाती हूँ और नकारात्मकता को दूर रख पाती हूँ। तीसरा मुद्दा मेरे लिए समाज, और समाज के प्रति एक शिक्षक के रूप में, एक महिला के रूप में, एक कलाकार के रूप में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में जो भी मैं सोचती हूँ मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहूँगी। चौथी बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, आप सबसे बांटना चाहूँगी, मेरी चिंता युवाओं में बढ़ते हिंसात्मक और आक्रामक रवैये के प्रति है। क्यों हमारे बच्चे आज सारी समस्याओं का समाधान आत्महत्या में ढूंढते हैं? क्यों उन्हें जीवन निराशाजनक लगने लगता है? क्यों उनके लिए हम पराये हो गए हैं? पांचवा बिंदु मेरा हमारे लोक संगीत को लेकर है। लोक संगीत की मधुरता, लोक संगीत की सामाजिक ज़रूरत क्या है? क्या आउटडेटेड हो गया? क्या हमारा लोक संगीत आज हमें ज़रूरत नहीं है उसकी? अगर है तो किस रूप में है, क्यों होनी चाहिए? इन बिंदुओं को लेकर मैं आप सबसे कुछ कुछ बात करना चाहूँगी। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है? जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है? जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है? तुझसे बिछड़े हैं तो अब किससे मिलाती है हमें? जिंदगी देखिए, जिंदगी देखिए क्या रंग दिखाती है हमें? जिंदगी देखिए क्या रंग दिखाती है हमें। हम सब सपने देखते हैं। मेरे भी बहुत छोटे छोटे सपने थे बचपन में। बचपन का मेरा मतलब 20-22 साल की उम्र से है। बहुत छोटे छोटे सपने थे। सामान्य लड़कियों की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी हो और मैं भी अपना घर बसाऊं, मेरे बच्चे हों। एक समय आया जब संगीत से प्यार हो गया। संगीत मुझे बचपन से ही मिला, जैसे सबको मिलता है ध्वनि, आवाज़ के रूप में। मेरी दादी जी मेरे संगीत के पोषण में एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी भूमिका रही है, जिन्होंने मेरे बचपन में पहचाना कि मैं संगीत की तरफ जा सकती हूँ। मेरे प्राथमिक गुरु एडवर्ड डिसूजा जी, उसके बाद संगीत सिखाने के लिए GGIC में, प्रतापगढ़ GGIC की संगीत शिक्षिका डॉली बनर्जी जी, इन सब ने मेरे संगीत के जो इश्क को थोड़ी थोड़ी हवा दी। फिर मुझे पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का, उनका आशीर्वाद मिला बनारस में। उसके बाद मुझे पंडित राघव मणि मिश्रा जी, जो जिनके साथ मैं फिर गुरु शिष्य परंपरा के साथ में करीब 9 साल तक मैंने उनके साथ समय बिताया। वो मेरे इन सब गुरुओं का योगदान है मेरे संगीत में। बड़ा छोटा सा एक सपना था कि प्रतापगढ़ के कम से कम 500 घरों में संगीत के रागों के नाम जाने लोग, कम से कम 10-15 घरों में तानपुरा हो, 5-10 लोग तबले को जाने। ये इतना छोटा सा सपना था।
और जिस उम्र में बहुत सारे दूसरे आकर्षण होते हैं, उस समय में मेरा आकर्षण प्रमुख रूप से संगीत था। और जिस तरह से एक सफल जीवन, वैवाहिक जीवन किसी लड़की का होता है, उसी तरह से संगीत ने मुझे वो सब कुछ दिया। आज मैं देखती हूँ तो नाम, सम्मान और पहचान मेरी संगीत से। मैं आप सबकी आभारी हूँ, आप सबके प्रति मैं कर्जदार हूँ, सिर्फ आभारी नहीं हूँ। इस मिट्टी का, इस शहर का, आप सबका मुझ पर एक कर्ज है जो मुझे आज नहीं तो कल चुकाना है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे उस समय एक चीज़ विचलित करती थी, वो थी मेरे गुरुजी का पसीने से भरा हुआ शरीर। 100-100 रुपए के ट्यूशन के लिए उनको गली गली भटकना पड़ता था। और मुझे बहुत दुख देता था कि जिस संगीत की पूजा, जिस संगीत की मान्यता पूरी दुनिया में है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, उसके एक साधक को, सरस्वती के उपासक को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा सोचना शुरू किया और मुझे लगा शास्त्रीय संगीत के प्रति जो उदासीनता है लोगों में, वो इसलिए है कि इसका पूरा असली चेहरा सबके सामने नहीं आया है। तो वहाँ से मेरी एक ज़िद शुरू हुई कि खुद बहुत अच्छा गा लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत पहले बहुत सारे संगीत साधकों ने, बहुत सारे कलाकारों ने बड़े बड़े मापदंड तय कर दिए हैं और आने वाली पीढ़ी भी मुझसे बहुत अच्छा करेगी। लेकिन मुझे ज़रूरत थी शास्त्रीय संगीत को अपने शहर में एक विधा के रूप में सम्मान दिलाने की, स्वीकार्यता दिलाने की। आज भी ऐसा है, माना जाता है कि संगीत, कलाएं, साहित्य, नृत्य इत्यादि ये सब शौक के वस्तु हैं। जी, लोग कहते हैं अक्सर कि हमारी बिटिया को, हमारे बेटे को बहुत शौक है गाने का, और ये करियर नहीं माना जाता। तो फिर एक मुहिम मैंने छेड़ी कि ऐसे हम कौन से आयामों को टच करें, ऐसे हम किन बातों को करें जहाँ पर लोगों के दिमाग में हम ये भ्रांति को दूर कर सकें कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में गंभीर रोजगार के अवसर नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं केंद्रीय सरकार की और भी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी, जहां आप उन योजनाओं का लाभ लेके हमारे ऐसे युवक और युवतियां जो कला के क्षेत्र में चाहते हैं करियर बनाना, वो उनका लाभ लेके एक सीरियस रोजगार की तरफ अग्रसर हो सकते हैं उसको। तो मेरा एक ये भी मुद्दा हमेशा से रहा कि हम कैसे लोगों को ये कह सकें कि इसमें भी करियर हो सकता है। जितना समय आप अपने पढ़ाई को देते हैं, जितना समय आप अपनी तैयारी को देते हैं, आप अपनी कलाओं को भी देना अगर शुरू करें तो आपको ये निराश नहीं होने देंगी। और सबसे बड़ी बात कि संगीत आपको एक स्वस्थ, संतुलित और संवेदनशील व्यक्ति बनाता है, जिसकी समाज को आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बात करना चाहती हूँ कविताओं की। हम में से सब लोग ऐसे हैं, हम सब ऐसे हैं जो हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बात समाज के लोग, परिवार के लोग, हमारे मित्र, हमारे जानकार और उसके बाद पूरी दुनिया के लोग हमारी बात सुने। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका उसको अभिव्यक्त करने का कविता है। मगर मेरी चिंता का विषय ये है कि आज कविता से संवेदनाएं मरती जा रही हैं। कविताएं कविताएं चुटकुलों में परिवर्तित होती जा रही हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे कविताओं के विषय बन रहे हैं जिनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कवियों को फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्या लिखें कि समाज उनको लंबे समय तक पढ़े, दूसरे उनकी बात को लंबे समय तक पढ़ें और खुद से एक रिलेशन स्थापित कर सकें आपकी बात से। सशक्त कविता, सशक्त साहित्य चिरकालिक होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। मुझे लगता है कि जब आप रचनाशील होंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। एक रचनाशील व्यक्ति, मुझे यकीन है कि कभी भूखा नहीं मरेगा, उसको किसी सरकारी अनुदान की से और नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी।
वो खुद अपनी रचनात्मकता से अपने लिए जीविका के साधन पैदा कर सकेगा। आज सबके सामने बस एक प्रश्न है यह खड़ा, आज सबके सामने बस एक प्रश्न है यह खड़ा, क्या प्रकृति से जीत कर बन पाएगा मानव बड़ा? क्या प्रकृति से जीत कर बन पाएगा मानव बड़ा? है चुनौती बस यही, है चुनौती बस यही, हम सभी आत्मचिंतन करें। चल पड़ी किस ओर लेकर लालसा मंथन करें, चल पड़ी किस ओर लेकर लालसा मंथन करें। सामने कल काल होगा क्या हमें यह ज्ञान था, सामने कल काल होगा क्या हमें यह ज्ञान था। प्राण पर बन आएगी इसका हमें कब भान था, प्राण पर बन आएगी इसका हमें कब भान था। है नहीं यह अंत, है नहीं यह अंत, है बस एक यह चेतावनी। हार ना होगा हमें जब जब प्रकृति से है ठनी, हार ना होगा हमें जब जब प्रकृति से है ठनी। और ज्यादा और अधिक पाना नहीं हो ध्येय अब, और ज्यादा और अधिक पाना नहीं हो ध्येय अब। प्राप्त जो है पास अपने भोग ले मिलकर के सब, प्राप्त जो है पास अपने भोग ले मिलकर के सब। है समय यह सोचने का क्या है पाया क्या गंवाया, है समय यह सोचने का क्या है पाया क्या गंवाया। जीतने की चाह में जग दांव पर क्या क्या लगाया, जीतने की चाह में जग दांव पर क्या क्या लगाया। प्राण का सीमित समय है, प्राण का सीमित समय है, पर सदा जीवन रहेगा। हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, पर इस जगत का क्रम चलेगा। आत्मशोधन, आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन करें, आत्मशोधन, आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन करें। भाव सह अस्तित्व का जब हो किसी से क्यों डरें, भाव सह अस्तित्व का जब हो किसी से क्यों डरें। आज है पर्याप्त जीवन, आज है पर्याप्त जीवन, कल रहेगा क्या पता, आज है पर्याप्त जीवन कल रहेगा क्या पता। रिस रहा प्याला समय का घूंट भर ले तृप्ति का, रिस रहा प्याला समय का घूंट भर ले तृप्ति का। सामने जब काल का भीषण अंधेरा छा गया, सामने जब काल का भीषण अंधेरा छा गया। मूल्य जीवन का समझने का समय है आ गया, मूल्य जीवन का समझने का समय है आ गया, मूल्य जीवन का समझने का समय है आ गया। मैम, जब आपको यश भारती सम्मान मिला उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? आपने ऐसा प्रश्न किया है अरुण जी कि मैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रश्न। एक्चुअली यश भारती सम्मान का मैं अनाउंसमेंट तो जब हुआ मुझे हल्का सा ये अंदेशा था कि मेरा नाम चल रहा है और यह खुशखबरी मुझे मिल सकती है, लेकिन ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि 19 अक्टूबर 2016 को अचानक ही बिल्कुल मेरे पिताजी अचानक हमें छोड़कर चले गए। बिल्कुल कुछ भी नहीं उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, स्वस्थ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और 23 अक्टूबर को यश भारती की फर्स्ट लिस्ट अनाउंस हुई थी जिसमें मेरा नाम था और मैं उस समय कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। मेरे पास फ़ोन आया कि आपका नाम है लिस्ट में और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी थी, मैं उसको भी नहीं कह सकती हूँ, खुशी भी थी, खुशी तो बिल्कुल थी। और यूपी कल्चर डिपार्टमेंट से संस्कृति विभाग से मेरे पास फ़ोन आया कि आपका नाम है, आप यश भारती अनाउंस हो चुका है और आप टीवी पर देखिए। तो टीवी खोलना उचित नहीं था क्योंकि हम घर में बहुत ही ज़्यादा शोक का माहौल था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे बताया कि नहीं ये सच है। फिर जब यह खबर मीडिया में गई तो प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित समाचार पत्र और पत्रकारगण, सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा फ़ोन पर ही इंटरव्यू बातचीत करनी शुरू कर दी। और विचित्र मानसिक स्थिति में मैं थी। लोग ये कह रहे थे कि आपको कॉन्डोलेंस करें कि कॉन्ग्रेचुलेट करें, तो मैंने उनसे यही कहा कि दोनों कीजिए, क्योंकि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी खुशी है और दूसरी तरफ मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है, इमोशनल लॉस था मेरे फादर का ना होना मेरे साथ। और मैं शोक में थी। मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था बड़ी बेटी होने के नाते।
तो मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा रही कि कुछ ऐसा विधान था कि हमारे यहाँ शुद्धि यश भारती सम्मान समारोह जो था वो 27 अक्टूबर को आयोजित था, और शुद्धि हमारे पंडित जी के अनुसार 26 अक्टूबर को हो गई थी। तो मैं अवार्ड लेने जा सकी, वरना शायद मैं अवार्ड लेने जा ही ना पाती। और फिर मैंने यहाँ पर लौट कर प्रतापगढ़ में 29 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने तब भी बोला था, आज भी बोलती हूँ कि यह सम्मान एक बड़ी उपलब्धि है पूरे शहर के लिए, लेकिन यह मेरी नहीं है, मैं सिर्फ माध्यम बनी हूँ। ये एक पीढ़ियों से संजोया हुआ सपना था मेरे गुरुजी लोगों का, मेरे गुरुजी के गुरुजी लोगों का, जिन्होंने संगीत को फलते फूलते देखने का सपना देखा था, जिन्होंने देखा था कि मैंने एक सपना देखा था जहाँ संगीत को एक विधा के रूप में कम से कम स्वीकार्यता मिले। सम्मान तो बहुत दूर की बात है, सम्मान तो सोचा ही नहीं था। तो जब मुझे खुशी इस बात की नहीं हुई कि मुझे यश भारती मिली, वो तो एक अलग बात है, यश भारती मिला, मुझे खुशी इस बात की हुई कि यह सम्मान मुझे संगीत के लिए मिला। अगर मुझे किसी और विधा के लिए मिलता तो पता नहीं मैं कैसे, मतलब मुझे इतनी खुशी होती या नहीं होती। ये 25 बरस से देखा हुआ सपना, 25 बरस का संघर्ष, तिल तिल कर जलने की पीड़ा, और बहुत 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 सारे लोगों की दुआएं, बहुत बहुत सारे लोगों का योगदान मेरे जीवन में, मैं उन लोगों को इस यश भारती के लिए मतलब मैं उनको मैं डेडिकेट करती हूँ, जिन्होंने मुझे काम करने दिया। मैं काम ही ना कर पाती अगर मैं छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर रह जाती। मेरे परिवार के से इतर कुछ मेरे शुभचिंतक मित्र, गुरुजन, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र लोग म्यूज़िक की फील्ड से और म्यूज़िक से अलग फील्ड से, ये सबका सम्मान है। और सबसे बड़ी बात ये प्रतापगढ़ का सम्मान है, क्योंकि सबसे पहली बात प्रतापगढ़ में किसी लड़की को मिला यह सम्मान, किसी औरत को मिला, ये बड़ी बात है। बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के मिला, ये एक बड़ी बात है। नॉर्मली ये माना जाता है कि आपको किसी न किसी खेमे में किसी न किसी के साथ होना ही पड़ेगा। एक ज़माना था जब लोग ये कहते थे कि अकेली लड़की के लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये उनको जवाब है, यह जवाब उन लोगों के लिए है जो ये आज भी कहते हैं कि प्रतापगढ़ में कुछ नहीं हो सकता। प्रतापगढ़ एक संसाधन विहीन, अवसर विहीन, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक शहर है। तो एक ज़िद ये थी मेरी आज से करीब 27 बरस पहले कि जो कुछ करूँगी प्रतापगढ़ में रह के करूँगी। तो ये जवाब उन लोगों को है कि अभी तो यश भारती मिला है, आगे देखिए और क्या आना है। यश भारती सिर्फ मेरा नहीं है, मैं माध्यम बनी हूँ, जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यश भारती इस शहर का है, यश भारती प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ के वासियों का है, विशेष रूप से प्रतापगढ़ की मीडिया का है, प्रतापगढ़ के पत्रकारों का है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों का है, जिन्होंने मेरे एक छोटे छोटे काम को आगे बढ़ाया, जिन्होंने लोगों तक पहुंचाया मेरी बातों को। और प्रतापगढ़ के हर कलाकार, चाहे वो भजन गा रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ का जो भी कलाकार मंचों पर गा रहा हो, ऑर्केस्ट्रा में गा रहा हो, जागरण में गा रहा हो, देवी गीत गा रहा हो, स्कूलों में गा रहा हो, स्कूल में टीचिंग कर रहा हो, वो हर कलाकार गर्वान्वित है। बहुत ही सामान्य से संघर्ष रहे हैं मेरे, लेकिन जिद असामान्य रही है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात है कि मैंने युवा पीढ़ी के साथ जितना देखा, समझा, उनको जाना है। बहुत सी भ्रांतियाँ, हम उन्हें जज करते हैं, हम उन्हें उन पर दोषारोपण लगाते हैं कि अनुशासनहीनता है, पाश्चात्य सभ्यता के प्रति आकर्षण है युवाओं में, अपने मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, भारतीय जीवन शैली के प्रति उनमें उदासीनता है। जबकि मैं ईमानदारी से ये कहना चाहूँगी कि पिछले अपने लगभग 27 वर्षों के अनुभव से कि
कृपया इसे अन्यथा न लें। लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा युवा नहीं मिला अपने 27 वर्षों के शिक्षण काल में। मैं लगभग कम से कम भी नहीं तो 2-3 हज़ार युवाओं के संपर्क में आई हूँ, और ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। और मुझे कोई भी युवा अनुशासनहीन या अपने परंपराओं के प्रति उदासीन नहीं मिला। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज युवा तार्किक दृष्टि से सोचते समझते हैं। उनको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं जिनके पीछे हम विद रीज़न, कारण सहित उनकी व्याख्या कर सकें। चाहे वो साहित्य हो, चाहे वह संगीत हो, चाहे वह हमारी परंपराएं हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उन तर्कों का कुछ सटीक उत्तर देने के लायक नहीं होते हैं, तब हम उन पर दोषारोपण कर देते हैं कि ये बहुत पूछते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए तो बहुत ज़बान लड़ाते हैं। जबकि वो ज़बान नहीं लड़ाते, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। मेरा ये मानना है, मेरा आप सबसे गुजारिश है, जो बुज़ुर्ग लोग, जो बड़ी पीढ़ी इस वीडियो को देख रही है, जो मेरे समकालीन और समकक्ष लोग इस पीढ़ी को देख रहे हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने बचपन को याद करते हुए, अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए अपने बच्चों को जज करें, उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो ये जो युवा पीढ़ी में आक्रामकता और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो अपने जीवन को तुरंत दांव पर लगाने को तैयार होते हैं। और आत्महत्या की प्रवृत्ति जो हमारे युवाओं में बढ़ रही है, ये इसका बहुत बड़ा कारण मैं समझती हूँ कि वो ओपन नहीं है। वो समाज से, हमसे, हमारे बच्चे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके कहीं जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। आज के बच्चे को, आज के युवा को बहुत सारी चीज़ों से एक साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। नंबर 1, उस पर एक सफल होने का बहुत बड़ा प्रेशर है, उस पर अच्छे से अच्छा करने का बहुत बड़ा दबाव है, उस पर अपने बड़ों की नज़र में खुद को साबित करने का दबाव है, बहुत सारे करियर्स को लेने का दबाव है, अपने पीयर ग्रुप में, मतलब अपने समकालीन, अपने साथ के लोगों के सामने खुद को मॉडर्न साबित करने का दबाव है, खुद को फैशनेबल साबित करने का दबाव है, समाज की स्वीकार्यता का दबाव है। इन दबावों के बीच हमारे बच्चे टूटने ना पाएँ, ये दबाव उनको दबाने ना पाएँ, इसकी जिम्मेदारी हमको, आपको ही उठानी पड़ेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है हमारी लोक परंपराओं के बारे में। आज दुनिया ग्लोबल हो गई है, पूरी दुनिया से हम बात कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को मापदंड मान रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, अपने लोकगीतों से कट रहे हैं, अपनी लोक परंपराओं से कट रहे हैं, अपने जो सामान्य बातें हमारे दैनिक जीवन में थी, वो खुशियाँ हमें खुश नहीं कर पा रही हैं, वो छोटी छोटी बातें हमें आनंदित नहीं कर पा रही हैं। कहीं हमारे सपने इतने बड़े तो नहीं हो गए कि हमारी जो भी उपलब्धियां और खुशियां जीवन में हैं वो हमें छोटी लगने लगी। तो इन बातों, इस पर हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण, कहीं हमारी कुंठा का कारण, कहीं हमारी निराशा का कारण हम स्वयं तो नहीं हैं, क्योंकि समाज भी तो हमसे ही है। समाज कोई अलग से, कोई अलग, हम अलग और समाज, व्यक्ति अलग और समाज अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता। समाज भी वही सोचता, वही समझता, वही मापदंड तय करता है जो हमने बनाए हैं। आज मैं ये देखती हूँ कि छोटी जो खुशियाँ हैं, हम घर पे 10 रुपए की मूंगफली देके खा के खुश नहीं होते। हमें सेलिब्रेट करने के लिए होटल्स में ही जाने का एक हमने मापदंड तय कर लिया है कि अगर हमें सेलिब्रेट करना है तो इट हैज़ टू बी इन अ रेस्टोरेंट, इट हैज़ टू बी इन अ होटल। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? हम लोगों के लिए बेसिकली ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारी खुशी या रेस्टोरेंट का बिल? हमने मापदंड अपने बदल दिए हैं। जो बड़ी गाड़ी में आए, जो अच्छे कपड़े पहन कर आए, वही हमारा हीरो होता है। हमारा हीरो कभी साइकिल पे क्यों नहीं आ सकता है? हमारा हीरो स्कूटी क्यों नहीं चला सकता है? हमारा हीरो इक्का क्यों नहीं चला सकता है? हमारा हीरो सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं होता है?
इसलिए मुझे लगता है कि जीवन की जो सिंप्लिसिटी है, जीवन की जो सहजता है, वो सफलता की दौड़ में कहीं खो रही है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, गलत सोच रहे हैं कि सफलता का मतलब बड़ी चीज़ें, बड़ी बातें, ग्लोबल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, नेशनल अचीवमेंट्स ही हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम तभी अच्छे आर्टिस्ट हैं जब हमें यूट्यूब पे कम से कम एटलीस्ट 1 मिलियन लाइक्स मिलें, व्यूज़ मिलें। फेसबुक पे ये आज डिसाइड करता है फेसबुक के कितने लाइक्स मिलें, कितने आपके व्यूज़ हुए हैं। सो जो एक स्टैंडर्ड होता है साहित्य का या संगीत का या अच्छी रचनाओं का, उनके मापदंड कहीं बदल रहे हैं। सो ये बहुत सारी बातें हैं। उन लोगों की बात कौन करेगा जो एक बड़ा मास है। टॉपर्स तो 10 होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, मगर जो मीडियोकर्स हैं, जो फिल्योज हैं, उनकी चर्चा कौन करेगा? वो किसके पास जाएं? क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जहां नॉन अचीवर्स के लिए हमने अचीवमेंट का एक मापदंड तय कर दिया है, ये उपलब्धि है, ये सफलता है, इससे नीचे अगर आप हैं तो आपके लिए समाज में कोई जगह नहीं है, आपकी स्वीकार्यता ही नहीं है? क्या हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं? क्या हम एक असंतुलित समाज चाह रहे हैं? तो एक मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि ब्लैक इज ऑल्सो अ कलर, काला भी एक रंग होता है और अंधकार भी जीवन का एक हिस्सा होता है। हम सिर्फ उजाले की, सफलता की बात करते हैं, मगर अगर हम सभ्य समाज हैं, अगर हम संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो हमें उन लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी भी बात करनी पड़ेगी जो किसी भी कारण से हाशिए पर हैं, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से। हारे हुए व्यक्ति के लिए भी समाज में जगह होनी चाहिए। तभी हम अपने युवाओं के अंदर जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है और जो 16, 17, 20 साल, 25 साल की उम्र में अपने जीवन को दांव पर लगाने की सोच रहे हैं, हम उनको रोक पाएंगे। हम उन्हें प्रॉमिस कर पाएंगे कि हमारे पास आपके लिए एक अच्छा समाज है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज हारना जीवन का अंत नहीं हो सकता। मैं स्वयं इस बात की सबसे बड़ी उदाहरण हूँ। जीवन वो नहीं होता जो आपको ईश्वर देता है, जीवन वो होता है जो आप खुद बनाते हैं। परिवार आपको ईश्वर चुन के देता है, परंतु एक वो भी परिवार होता है जो आप खुद बनाते हैं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमारी स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर उदारता आनी चाहिए, हम विरोध के स्वर को स्वीकार कर सकें, हम विरोधी का कत्ल करने की ना सोचें। अगर किसी के पास विरोध है तो इसका मतलब हमारे अंदर अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना होगा। अगर हम एक सभ्य समाज की ये तो जंगल राज है, ये तो जंगल राज का हो जाएगा कि एक का दूसरे से विरोध है, जो दुश्मन है, जो शक्तिशाली है, वो हावी रहेगा, उसका वो अपने हिसाब से समाज को चलाएगा, जंगल को। तो क्या हम वापस पाषाण युग में लौटना चाह रहे हैं? क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाह रहे हैं जहाँ केवल विनर्स के लिए जगह होनी चाहिए? लेकिन आप देखिए तो प्रकृति अपना संतुलन खुद से पैदा करती है, प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। यहाँ दिन है तो रात है, बरसात है तो सूखा है, जाड़ा है तो गर्मी है, और बहुत सारे रंग हैं दुनिया में। किसी को लाल पसंद है, किसी को काला, किसी को पीला, किसी को नीला। तो संघर्ष अगर इस बात पर शुरू हो जाए कि जी हमें लाल पसंद है तो लाल ही सब कुछ होना चाहिए, पीले को हटा दो दुनिया से, तो इज इट राइट? क्या ये सही होगा? तो मेरा एक आर्टिस्ट के रूप में, एक कलाकार के रूप में, मैं वो बातें नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ क्या सम्मान मिले, कहाँ कहाँ मुझे अवार्ड मिले, कहाँ कहाँ मैंने परफॉर्मेंस दी और क्या क्या लिखा, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के रूप में वो मेरा काम है, वो तो मैंने अपना काम किया, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं की कि उसके लिए मुझे आप सबको बताना पड़े कि मैंने ये किया। क्योंकि एक
मान लीजिए एक सामान्य महिला होती है, जो घरेलू महिला होती है, उसके काम को हम कभी इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं देते कि उसने सुबह से उठ के उसने बर्तन धोए, कपड़े धोए, खाना बनाया और घर संभाला, बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, बिकॉज वी बिलीव कि ये तो उसका काम है। एक सामान्य व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जो दुकान खोलता है, बिजनेस करता है, पैसे कमा के लाता है, हम उसको कभी कोई अवार्ड नहीं देते, क्योंकि हम मानते हैं ये तो आप अपना काम कर रहे हैं। सो एज एन आर्टिस्ट, एज अ टीचर, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने परफॉर्मेंसेस दी, मैं लिखी, मैं लेखिका हूँ, कवित्री हूँ। तो इसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती कि मैंने कोई बड़ा काम किया, दैट्स माई वर्क, वो तो मुझे करना ही चाहिए था। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का जो देखने का, समाज को देखने का तरीका, नजरिया होता है, वो सौंदर्यात्मक होता है, सौंदर्य परक होता है। वो खिलते हुए फूल में भी सौंदर्य ढूंढता है, वो बरसते हुए पानी में संगीत ढूंढता है, पीड़ा में भी, दर्द में भी कविता ढूंढता है।